हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समन्वय प्रबंधन का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पूर्व के वीडियो में हमने 100 उद्देश्य प्रबंधन के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं उनका अध्ययन किया था, लेकिन आज हम समन्वय प्रबंधन का सार है का अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंधन का सार है। इसका अर्थ या इसे समझने से पूर्व हम ये आपको बता दें कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या है। समन्वय का अर्थ हमारे लिए जानना जरूरी है। समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उपविभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब आते हैं हम समन्वय प्रबंधन का सार है के टॉपिक पर। समन्वय प्रबंधन का सार ही है। समन्वय प्रबंधकीय कार्यों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक समन्वय प्रबंधकीय कार्यों की माला का धागा है, तो प्रबंधकीय कार्य उस माला के मोती या फूल हैं। मोतियों एवं फूलों की माला तभी बनती है जबकि उन्हें एक धागे में पिरोया जाए। इसी प्रकार प्रबंधकीय कार्यों से प्रबंध प्रक्रिया तभी बनती है जबकि प्रबंधकीय कार्यों के बीच से समन्वय की धारा प्रवाहित हो या बहे। जब सभी प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय की गंगा बहने लगती है तो प्रबंधकीय कार्य स्वतः फलने फूलने लगते हैं, अर्थात प्रभावी हो जाते हैं। इस संबंध में हेनरी फ्योल, उर्विक, लूथर गुलिक जैसे प्रबंध शास्त्रियों ने समन्वय को प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है, लेकिन अधिक व्यावहारिक यही प्रतीत होता है कि समन्वय प्रबंधन का कार्य नहीं अपितु प्रबंधन का सार या निचोड़ है। अतः संक्षेप में प्रबंधन कार्यों में समन्वय रसा बसा होता है, तभी समन्वय से प्रबंधन सफल होता है। प्रबंधन के प्रत्येक कार्य में समन्वय की सरिता किस प्रकार बहती है उसे हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझेंगे। उसमें पहला है नियोजन एवं समन्वय। नियोजन में समन्वय, संगठन एवं समन्वय, नियुक्ति एवं समन्वय, निर्देशन एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें पहला आता है नियोजन एवं कोऑर्डिनेशन। प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही समन्वय करना प्रारंभ कर देता है। वह प्रभावी नियोजन करने के लिए सभी विभागों उप विभागों के नियोजन का संस्था के संपूर्ण नियोजन के बीच समन्वय करने का प्रयास करता है। इन सभी की योजनाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सभी की योजनाओं के उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। प्रबंधक सभी विभागों उप विभागों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं, इच्छाओं एवं उनके समाधान के
विकल्पों के संबंध में विचार विमर्श करता है। विकल्प मतलब ऑप्शन। इस प्रकार प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। सेकंड आता है संगठन एवं नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। समन्वय को संगठन का आवश्यक सिद्धांत माना जाता है। इस संबंध में मूने ने कहा है कि समन्वय संगठन के सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करता है। संगठन की स्थापना से संचालन तक की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रबंधक को समन्वय करना ही पड़ता है। वास्तव में संगठन के निर्माण में कार्यों का विभाजन अनिवार्य होता है और जहाँ भी कार्य का विभाजन किया जाता है वहीं समन्वय आवश्यक हो जाता है। लूथर गुलिक ने इसीलिए लिखा है कि यदि कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक प्रबंधक को संगठन करने एवं उसे संचालित करने में समन्वय करना पड़ता है। संगठन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम कार्यों का विभाजन करके उन्हें विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है। उसके बाद उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रबंधक को सभी कार्यों, विभागों, व्यक्तियों एवं उनके अधिकारों के बीच समन्वय बनाए रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रबंधक को एक विभाग का दूसरे विभाग से तथा एक ही विभाग के विभिन्न स्तरों से समन्वय भी स्थापित करना पड़ता है। समुचित एवं प्रभावी समन्वय के द्वारा ही एक दूसरे विभाग एवं व्यक्तियों के बीच हस्तक्षेप को टाला जा सकता है। इसी से कार्यों का दोहराव भी रोका जा सकता है तथा कार्यों को यथा समय पूरा किया जा सकता है। नियुक्ति एवं समन्वय, तीसरा पॉइंट आता है हमारा नियुक्ति एवं समन्वय। प्रबंधक को समन्वय तब भी करना पड़ता है जब वह कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सभी कार्यों को संपन्न करता है। उसे कर्मचारियों की आवश्यकता एवं योग्यताओं का निर्धारण करने, उनकी भर्ती करने, उनका चयन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, उनका मूल्यांकन करने एवं पारिश्रमिक निर्धारित करने, उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, नीति निर्धारित करने इत्यादि सभी में समन्वय करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही सही स्थान पर सही व्यक्ति को लगाया जा सकेगा। इसी से सभी कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय आसानी से किया जा सकेगा तथा सभी का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकेगा। फोर्थ पॉइंट आता है निर्देशन एवं समन्वय। निर्देशन कार्य में भी समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशन में अभिप्रेरण, नेतृत्व, मनोबल निर्माण, पर्यवेक्षण, संप्रेषण आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए उनकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए समन्वय करना पड़ता है। अभिप्रेरण की सकारात्मक एवं नकारात्मक विधियों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित करके ही प्रभावी अभिप्रेरण व्यवस्था की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट आता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण प्रबंधक का वह कार्य है जिसमें वास्तविक कार्य परिणामों की निर्धारित लक्ष्यों से तुलना की जाती है। तत्पश्चात उनमें कोई अंतर रहता है तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं तथा वास्तविक परिणामों एवं निर्धारित लक्ष्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक को प्रत्येक विभाग, उपविभाग एवं कर्मचारी के कार्यों में समन्वय भी बनाए रखना पड़ता है। उपयुक्त विवेचन से यही स्पष्ट है कि प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय अंतर्निहित है। समन्वय के अभाव में प्रबंध के कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते। समन्वय के कारण ही प्रबंध के कार्य प्रबंध प्रक्रिया का स्वरूप प्राप्त कर पाते हैं। समन्वय के अभाव में सभी कार्य अलग अलग होंगे जिनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। जिस प्रकार
कार के सभी पुर्जे खरीद लेने से कार नहीं बन जाती, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के कार्य करने से प्रबंध नहीं हो जाता। कार के पुर्जों का सही संयोजन करने से ही कार का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध कार्यों का सही समन्वय होने पर ही प्रबंध कार्यों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो पाते हैं। अतः समन्वय प्रबंध का सार या आत्मा है। यह आत्मा प्रबंध में रसी बसी होनी ही चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो में जो लेक्चर मैंने आज दिया है वह आपको समझ में आया होगा और आप घर पर इसे अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।